नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के इस एपिसोड में हम ऐसी 9 गलतियां डिस्कस करने वाले हैं जो रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ लोगों के हाथ से हो जाती है। और दोस्तों, इसका नतीजा ये निकलता है कि जिंदगी भर प्लान करके बहुत मुश्किल से रिटायरमेंट के बाद जब आप एक कॉर्पस फंड बनाते हो, जिससे आपको उम्मीद होती है कि भाई इस फंड से मेरा रिटायरमेंट का जो समय है वो बढ़िया तरह से निकल जाएगा, वो पूरा का पूरा फंड दोस्तों यहाँ पर नष्ट हो सकता है, पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है। और दोस्तों, इसीलिए हमको इन 9 गलतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो गलतियां हमने रिटायरमेंट के बाद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोग देखे जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए पैसा तो बहुत जमा के रखा, लेकिन रिटायर होते ही दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से 65 साल की उम्र तक आते आते उनको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली 3 तरह के लोगों के लिए। पहले वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, दूसरे वो लोग जो नियर टर्म में रिटायर होने वाले हैं, और दोस्तों तीसरे वो लोग जो यंग एज में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एंड तक आते आते उनके हाथ से छोटी सी गलती हो जाती है जहां पर उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है, ये वीडियो आपके पेरेंट्स के लिए मददगार हो सकता है, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो आपके पहचान के हैं और नियर टर्म में रिटायर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे हाथ से हो सकती है, जो हमारे रिटायरमेंट फंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके इन गलतियों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ में जो पहली गलती आपके हाथ से हो सकती है वो होती है लेंडिंग मनी टू अदर्स। अब दोस्तों, आप किसी और को पैसा क्यों देंगे? उसके 2 से 3 कारण हो सकते हैं। पहली तो ये बात, कोई आपका रिश्तेदार आपके पास आता है और बोल रहा है कि भैया आप तो रिटायर हो चुके हो, आपके पास में भी बहुत पैसा है और मुझे अभी 6 महीने के लिए पैसे की जरूरत है, 6 महीने के बाद में मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर भावनिक होकर हम लोगों को पैसा दे देते हैं। दूसरा दोस्तों, यहां पर तरीका ये हो सकता है कि भाई आपको लग रहा होगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं अगर बैंकों में रखूंगा तो मुझे शायद इंटरेस्ट रेट कम आएगा, कोई मुझे उधार मांग रहा है और उधारी के ऊपर वो मुझको अच्छा खासा ब्याज देने वाला है, अच्छा खासा इंटरेस्ट देने वाला है, तो क्यों ना मैं उसको पैसा दे दूं। और दोस्तों, ऐसे लोग जनरली आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे और बेटियां भी हो। तो दोस्तों, ऐसे केस में भी आप किसी और को पैसा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर कहूंगा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग जब आपने की थी तो आपने ये प्लानिंग खुद के लिए की थी, अपने परिवार के लिए की थी। और परिवार से दोस्तों यहां पर मेरा संबंध है आपके स्पाउस को लेकर। दोस्तों, क्योंकि जब आप 60 इयर्स के हो जाते हो तो आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको और आपके स्पाउस के लिए आपको करनी थी। और दोस्तों, ये जो हार्ड अर्न मनी आपने कमाया हुआ है, ये आपने किसी को भी लेंड नहीं करना चाहिए, भावनिक होकर भी नहीं और फाइनेंशियली प्रूडेंट होने के तरीके से भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद में रिटर्न ऑन कॉर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटर्न ऑफ कॉर्पस। बहुत लोग दोस्तों आपसे पैसा तो ले जाएंगे, उसके ऊपर हाई रिटर्न प्रॉमिस तो करेंगे और बोलेंगे कि आपका रिटर्न ऑन कॉर्पस हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि आपका कॉर्पस ही रिटर्न नहीं आता। और इसीलिए दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है, वरना ऐसी गलती करने के बाद दोस्तों आप लोगों से पैसा मांगते रह जाएंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, कृपया करके जो लेंडिंग विद अदर्स का जो प्रॉब्लम है, ये आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ में ना होने दे। अपने कॉर्पस को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही रखे और अपने लिए ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो पहली गलती हमने यहां पर देखी, इसका जो उगम होता है वो इस कंसेप्ट से होता है कि भाई दूसरों को लगता है कि ये व्यक्ति रिटायर हो चुका है और इसके बाद में बहुत पैसा है, तो इससे जाके हमने थोड़ा सा पैसा मांगना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी गलती होगी वहां पर बेसिक प्रीमाइस ये बनेगा कि आपको खुद को लगेगा कि मैं रिटायर हो चुका और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और इतने पैसे का मैं करूंगा क्या। तो दोस्तों, दूसरी गलती आप यहां पर कर सकते हो, अपने बच्चों को उस पैसे में से कुछ पैसा गिफ्ट करना। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा, बहुत लोग बोल रहे होंगे भाई हमारे बच्चों को हम पैसा गिफ्ट नहीं करेंगे तो कौन गिफ्ट करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको भले ही लग रहा होगा कि आपके पास जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो बहुत बड़ा है और इतने पैसे की शायद मुझको जरूरत नहीं है, तो इसमें से थोड़ा पैसा मैं मेरे बच्ची को दे सकता हूं, थोड़ा पैसा मैं मेरे बेटे को दे सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ताकि मैं उनके नजरों में हीरो बन जाऊं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट के बाद में किसी को भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि हम ऐसा समझते हैं कि हम 60 साल के बाद में तकरीबन 70 साल तक जिंदा रहेंगे और जो पैसा मेरे पास है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट। लेकिन रियलिटी यह है कि मेडिकल साइंस आजकल इतना प्रगत हो गया है कि अगर आप कोशिश भी करें तो बहुत मुश्किल से दोस्तों लोगों की मृत्यु 70 साल में होती है, वरना लोग जनरली आज 80 साल तक तो जीते ही है और हो सकता है कि आप 85-90 साल तक भी जीवित रहें।
और दोस्तों जब आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कहीं पर इन्वेस्टेड होता है, जहां से आपको कुछ रिटायरमेंट पेंशन टाइप की चीज आ रही है, एन्युइटी टाइप की चीज आ रही है, इंटरेस्ट टाइप की चीज आ रही है, तो दोस्तों उसका इंटरेस्ट रेट एक फिक्स्ड होता है। लेकिन महंगाई जिस रेट से बढ़ती है उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। तो जनरली अगर आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है, अच्छा खासा अमाउंट है, जो आपको आज सही लग रहा है, वो हो सकता है कि महंगाई की वजह से कल आपको कम पड़ने लग जाए। और दोस्तों इसीलिए जो स्टार्टिंग का जो फंड होता है वो आपने किसी को भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस पहले ही कम कर देंगे अपनी दरियादिली से, तो दोस्तों आप दूसरों की नजर में तो हीरो बन जाएंगे, लेकिन 80 साल की उम्र आते आते या 75 साल की उम्र आते आते आप खुद के लिए इतने बड़े विलन साबित हो जाएंगे कि आपको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों भावना में मत बहिए। हीरो बनने का समय 60 साल के पहले का होता है, 60 साल के बाद का नहीं होता है, इस बात को समझिए। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ना तो किसी को पैसा लेंड करें, जो मैंने पहले गलती में डिस्कस किया था, और ना ही दोस्तों पैसा किसी को गिफ्ट करें, अपने पास रखें। और अगर जरूरत पड़ती है बच्चों को तो आपको टाइम टू टाइम पे थोड़ी थोड़ी हेल्प मांगते रहेंगे। तो दोस्तों जो भी आपको पैसा रिटर्न आ रहा है, जो भी आपने पेंशन का फॉर्मुलेशन करके रखा है, उसमें से दे, ना कि आपकी एक्चुअल कॉर्पस में से। तो दोस्तों ये गलती करना आप अवॉइड करेंगे तो आपका कॉर्पस आपके पास सेफ रहेगा। दोस्तों जो तीसरी गलती रिटायर्ड लोगों के हाथ से हो जाती है वो होती है बाइंग अनवांटेड प्रॉपर्टीज। दोस्तों होता ये कि रिटायरमेंट के बाद में पीएफ ग्रेचुइटी का बहुत सारा पैसा आपके हाथ में आ जाता है और आपको लगता है कि भाई एक बढ़िया सा घर बना लिया जाए, एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी लॉक इन कर ली जाए। और दोस्तों इस प्रॉपर्टी लॉक इन करने का जो आमिष होता है वो इतना ज्यादा बढ़िया होता है, जो ल्योर होता है वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आम तौर पर ये देखा गया है कि लोग रिटायर होने के बाद में प्रॉपर्टी जरूर खरीदते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर कहेंगे भाई प्रॉपर्टी तो एक एसेट होती है, इसमें पैसा लगाना किस तरह से गलत हो सकता है। दोस्तों प्रॉपर्टी एक एसेट जरूर होती है, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने ऑलरेडी एक घर बना लिया, आपके सर के ऊपर ऑलरेडी एक छत है, तो जब आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो आपको यह समझना जरूरी है कि ये वांटेड प्रॉपर्टी है या अनवांटेड प्रॉपर्टी है। दोस्तों ये वांटेड अनवांटेड का डिफरेंस इसलिए समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि रियल एस्टेट जो होती है वो इजीली लिक्विडेबल नहीं होती। दोस्तों अगर आपको टाइम पे इमीडिएटली कैश की जरूरत पड़ जाए तो आप इमीडिएटली हाउस को बेचकर कैश एलोकेट नहीं कर सकते हो, कैश अरेंज नहीं कर सकते हो। और दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में कैश आपके पास होना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी आपके कैश की होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, अरे भाई मैं अगर कोई घर खरीदूंगा तो मैं उसको किराए पर तो चढ़ा ही सकता हूं, उसका रेंटल वैल्यू तो मुझको आ ही सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के सभी मेट्रो में और टायर 1 सिटीज में अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड देखेंगे तो वो आपको 2 से 4% के बीच का दिखेगा। अगर नंबर्स में समझाना चाहूं तो अगर आपने 1 करोड़ का घर कहीं पर खरीदा है और अगर आप उसको रेंट पे लगा देते हो तो उस घर से सालाना आपको 2 से 4 लाख का इनकम आ सकता है। आपको 20 से 30 हजार रुपए या 35 हजार रुपए तक का उससे रेंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों उस रेंट का अगर आप परसेंटेज देखेंगे जो आपने मुद्दल लगाई थी उसके हिसाब से, तो सिर्फ 2 से 4% होगा। आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको सिर्फ 2 से 4% का वहां पर रिटर्न आएगा। और दोस्तों मार्केट में अगर आप सिर्फ एफडीज को देख ले तो वो आपको 6% का रिटर्न देने की ताकत रखती है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देख ले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की है, तो वहां पर आपको 8 से 8.5% का रिटर्न आ सकता है। और दोस्तों अगर आप महंगाई को देखेंगे तो महंगाई कम से कम 7% के रेट से बढ़ रही है। तो दोस्तों आपका लमसम मनी अगर आप रियल एस्टेट में डाल देते हो, स्पेशली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में डाल देते हो, तो जो रेंटल यील्ड आपको आता है दोस्तों वो आता है सिर्फ 2 से 4% का। और यहां पर जब आपको एफडी में 6%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तकरीबन 8.5% मिल रहा है, तो दोस्तों यहां पर क्या लॉजिक बनता है कि आप 2 से 4% यील्ड आने वाले प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। और दोस्तों ये जो एफडी और सीनियर सिटीजन स्कीम का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी एक और खासियत यह है कि ये सब चीजें लिक्विडेबल है। आप चाहे तो किसी भी समय पर इसको कैश कर सकते हैं, अपनी इमरजेंसी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप घर को इमीडिएटली नहीं बेच सकते। और जब आप डेस्परेशन में घर को बेचने के लिए जाते हैं, जब आप जरूरत में घर को बेचने जाते हैं, तो आपको वो कीमत नहीं आती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो बढ़ रही है उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ने पर कैश आपके हाथ में नहीं हो तो उससे दोस्तों आपको फर्क जरूर पड़ेगा।
तो दोस्तों भले रिटायरमेंट के बाद में आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, जरा सोचिए कि इस प्रॉपर्टी की क्या सच में मुझको जरूरत है। अगर है, जैसे आपके पास घर है ही नहीं रहने के लिए, तो आपको घर डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो उस केस में दोस्तों आप वांटेड प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, वरना तो दोस्तों आप अनवांटेड प्रॉपर्टीज को खरीदने से दूर रहें। और दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जनरली क्या होता है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, उन सबको पता होता है कि आपके पास रिटायरमेंट के बाद बहुत पैसा होता है, और उन लोगों को अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी तो जनरली ऐसी प्रॉपर्टी आपको चिपकाई जाती है, ये कहकर कि प्रॉपर्टी का तो वैल्यूएशन बढ़ते ही रहेगा, प्रॉपर्टी से अच्छा खासा रेंटल यील्ड भी आपको आते रहेगा। तो दोस्तों इन सब झांसों में ना पड़े, अपनी अकल यहां पर लगाए, और मैं आपको बताऊंगा जितना पैसा लिक्विडेटेड फॉर्म में आपके पास में रहेगा, कैशेबल फॉर्म में आपके पास में रहेगा, उतना पैसा दोस्तों अपने पास रखिए, और उससे जो इनकम आ रहा है उसमें दोस्तों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कीजिए, ना कि एक ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद के जो आपके लिए एक अनवांटेड बर्डन बन जाए। दोस्तों जो चौथी गलती रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ हो सकती है वो है बच्चों का एजुकेशन लोन अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से क्लियर करना। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल समझ सकते हैं, क्योंकि इमोटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई बच्चों को पढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने जो लोन लिया है वो तो मैंने चुकाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, बच्चों को एजुकेट करना आपका काम था, लेकिन लोन चुकाना उनका काम है। अगर दोस्तों उनका लोन आप चुकाएंगे तो आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बहुत हद तक कम कर लेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना मजबूत बनाया कि वो दुनिया को फेस कर सके, वो दुनिया के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। तो दोस्तों पहला चैलेंज उनके जिंदगी में यही डालिए कि वो अपना एजुकेशन लोन खुद होकर क्लियर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एजुकेशन लोन को क्लियर करने के लिए तकरीबन 15 साल का समय किसी भी व्यक्ति को मिलता है, और ये किसी भी युवा आदमी के लिए सफिशिएंट समय होता है अपना एजुकेशन लोन पूरा करने के लिए। दोस्तों बच्चों का एजुकेशन कराना, उसको उसके लिए लोन मिल सके उसका जुगाड़ करना, उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट जमाना, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये एक पेरेंट की जिम्मेदारी जरूर हो सकती है। लेकिन बच्चों का एजुकेशन लोन चुकाना ये एक पेरेंट की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि जिस एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च किया गया है, उस एजुकेशन को यूज करके वो अच्छा खासा पैसा कमाए और अपनी मेहनत से वो पैसा चुकाए। और दोस्तों शादी से पहले आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चों के पास में पैसा एक्सेस होता है, अगर उसको सही तरह से चैनलाइज नहीं किया जाता है तो अनवांटेड चीजें खरीदने में ही बच्चे उन पैसे को खर्च करते हैं। तो दोस्तों उनके जिंदगी में डिसिप्लिन लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका यह हो सकता है कि उनका एजुकेशन लोन उनको चुकाया देना चाहिए, ना कि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में से आपको उसको देना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को यह लगता है कि बच्चे के अर्ली करियर की जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है अगर मैं हटा दूंगा तो बच्चा बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया तरह से जिंदगी में आगे करेगा, और बाद में मेरी सेवा करने के लिए तो बेटा है ही या बेटी है ही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, रिलेशंस कभी भी स्ट्रेंड हो सकते हैं। तो खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर आप रखेंगे तो आप किसी भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं बनेंगे। और दोस्तों आपको बच्चे बहुत अच्छी तरह से केयर भी करेंगे अगर आप उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन के तौर पर नहीं है। तो अगर आप खुद फाइनेंशियली फ्री है तो बच्चे आपकी केयर डेफिनेटली अच्छी तरह से करेंगे, और अगर बच्चे नहीं भी करेंगे तो आप खुद की केयर करने के लिए सक्षम होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिटायरमेंट फंड का जो कॉर्पस होता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है, किसी भी और तरह का लोन चुकाने के लिए नहीं होता है। तो वो पैसा अपने पास रखें, बच्चों का एजुकेशन लोन बच्चों को क्लियर करने दें, आप वहां पर हाथ ना डालें। और दोस्तों अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ में इस तरह से ट्रीट करें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके अलावा किसी और के लिए अवेलेबल है ही नहीं। दोस्तों जो पांचवी गलती आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ कर सकते हो वो ये होगी कि आपने अपना सारा पैसा एक ही बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एक ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब दोस्तों आपके आस पड़ोस में आपको कई सारे ऐसे किस्से दिख जाएंगे कि भाई किसी एक वृद्ध व्यक्ति ने अपना पैसा एक छोटी सी बैंक में रख दिया था, एक ही बैंक में पूरा डिपॉजिट कर दिया था, और किसी रीजन की वजह से वो बैंक दिवालिया हो गई, वो बैंक बंद पड़ गई, और वहां पर पूरा पैसा लोगों का नष्ट हो गया। अब दोस्तों ये चीज सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के साथ ही नहीं, ये बड़ी बड़ी रिनाउंड बैंक के साथ भी हो सकता है दोस्तों। और रिसेंटली 2020 के आसपास हमने देखा था कि यस बैंक नाम की बैंक थी जो बहुत फेमस थी उस टाइम पे, लेकिन दोस्तों वो इस तरह से दिवालिया हुई कि जिन जिन लोगों के पैसे उस बैंक में फंस गए वो पैसे निकालना उनके लिए बहुत इंपॉसिबल हो गया, और बहुत लोगों का रिटायरमेंट कॉर्पस वहां पर बर्बाद हो गया। मैं यहां पर यस बैंक को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं वो फैक्ट बता रहा हूं जो एक्चुअली 2020 के आसपास हुआ था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा वो आप किसी भी छोटी मोटी बैंक में ना रखें, कोऑपरेटिव बैंक में तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि दोस्तों हर साल 1 से 2 कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो जाते हैं, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं।
आप दोस्तों अपना पैसा बड़ी बैंकों में रखें। अगर आप सरकारी बैंकों में रखना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बैंक से दोस्तों वहां पर रखें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रखना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बैंक से, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो दोस्तों ऐसे इसमें आप रखें। एक्सिस बैंक में आप रख सकते हैं, आप सरकारी में एसबीआई में रख सकते हैं, कैनरा बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सारी बैंक्स हैं ये टू बिग टू फेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इन बैंक्स को कुछ हो भी जाता है तो सरकार डेफिनेटली इनको बचाने की कोशिश करेगी और आपका पैसा वहां पर सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों जब आप अपना पैसा रख रहे हैं तो आपको सिर्फ बड़े बैंक में रख के फायदा नहीं है, आपको वो पैसा 2 से 3 बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करके भी रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आई जाती है कि एक आधी बैंक किसी टेम्पररी पीरियड के लिए भी अगर आपका पैसा डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है, आपको विड्रॉ करने से मना कर रही है, तो किसी और बैंक में दोस्तों आपका फंड होगा और वहां से आप उस पैसे के साथ ट्रांजैक्ट करके अपनी जिंदगी सही तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी एक बैंक में पूरा पैसा ना रखें, कभी भी छोटी बैंकों में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ना रखें, आप बड़ी बैंकों में रखें, अपना पैसा 2 से 3 बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। तो दोस्तों इससे आपका जो फाइनेंशियल रिस्क होगा वो मिटिगेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको शायद जिंदगी में फाइनेंशियल हार्डशिप ना फेस करना पड़े। दोस्तों जो 6th गलती आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ कर सकते हो वो होगा चेजिंग हाई रिटर्न्स। मतलब कि अपने मुद्दल के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेने की जो ओढ़ होती है दोस्तों, वो शायद आपके हाथ से बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों जो 7वीं गलती आप यहां पर कर सकते हो वो होगा इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ चिट फंड्स। अब दोस्तों ये दोनों गलतियां मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस आ जाता है तो आप कोशिश करते हो कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले और इसके लिए आप किसी ऐसे स्कीम में पैसा लगा देते हो जहां पर आपको हाई रिटर्न्स प्रॉमिस किया जाता है। अगर दोस्तों नॉर्मल एफडी की बात करें तो आप देखेंगे अगर आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी समान बड़ी बैंकों में जाएंगे तो आपको 6 से 7% का यहां पर रिटर्न प्रॉमिस करेंगे। वही अगर दोस्तों आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे तो वो आपको 9 से 10% का रिटर्न प्रॉमिसिंग करेगा। और दोस्तों ये रिटर्न बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन इन बैंकों के डूबने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। एक पार्ट जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो होगा चिट फंड में इन्वेस्ट करना। साउथ इंडिया में जनरली मैंने ट्रेंड देखा है कि यहां पर चिट फंड्स बहुत चलते हैं और बहुत सारे लोग चिट फंड में पैसा लगाते हैं ये सोच के कि तकरीबन 16 से 17% का उनको रिटर्न अपने फंड के ऊपर आ सकता है। लेकिन दोस्तों हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि चिट फंड्स डैमेज हो गए, चिट फंड्स का जो ओनर था वो भाग गया, जो उसका मेन मैनेजर था वो कहीं पर गायब हो गया और लोगों का पूरा पैसा दोस्तों उसमें नष्ट हो गया। तो दोस्तों जो हाई रिटर्न्स के लिए चेस करने की जो आपकी वोड है वो आपको बहुत अच्छी तो लग सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी साबित हो सकती है। और दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमको करनी है तो हमारी जवानी में कर लेनी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दोस्तों आपने चिट फंड से दूर रहना चाहिए। आपने किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पैसा रखने से दूर रहना चाहिए जहां पर हाई इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, लेकिन उस जगह की या उस इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं है। दोस्तों जो तीसरी चीज मैं यहां पर देखता हूं, बहुत सारे लोग 2% के इंटरेस्ट रेट पर अपना पैसा चलाते हैं कि भाई सालाना तकरीबन 24% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और अगर उन्होंने अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके 4-5 लोगों को भी दिया, उसमें से 2 लोग भी अगर पैसा देने से मना कर दे तो उनको बहुत स्ट्रेस आ जाता है। और बुढ़ापे की एज में दोस्तों अगर आप देखेंगे ये छोटा छोटा स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज नुकसान कर जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ही दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको अगर चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट सरकार देती है, आपका पूरा कैपिटल प्रोटेक्ट करती है। और दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहां पर ऊपर दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। आप 30 लाख रुपए तक का पैसा यहां पर पार्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप बड़े बड़े बैंकों में सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कम लेकिन सही रिटर्न, गारंटीड रिटर्न दोस्तों आप टारगेट कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत सुकून भरी रहेगी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में रिटर्न से भी ज्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को समझिए दोस्तों और अपने सुकून का महत्व समझिए, तो आपको यहां पर बहुत फायदा होगा। मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, हाई रिटर्न्स को चेज मत कीजिए और गलती से भी चिट फंड्स या कोऑपरेटिव बैंक में अपना पैसा ना रखें। दोस्तों जो 8वीं गलती आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ कर सकते हैं वो होगी स्पेंडिंग लेविशली ऑन योर किड्स मैरिज। अब दोस्तों फिर से एक बार मैंने इमोटिव टॉपिक उठा लिया, एक इमोशनल टॉपिक उठा लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके काम करते करते, अगर आपके जॉब करते करते या आपके इनकम जनरेट करते करते अगर आपके बच्चों की शादी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और किसी कारण से दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में आपके बच्चों की शादी होने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम खर्चे में वो शादी हो जाए, बहुत लेविशली आप उसके ऊपर स्पेंड ना करें। मैं मानता हूं कि बच्चों की जो शादी होती है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आजकल बड़े से बड़े लोग सिंपल लिविंग, सिंपल मैरिज के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं और आपने भी डेफिनेटली करना चाहिए।
अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर आपने बहुत पहले से प्लानिंग करके रखी है, बच्चों की शादी के लिए पैसा आपने अलग से निकाल के रखा है और आप उसको खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल बात समझ में आती है। लेकिन अगर दोस्तों आपने अलग से बच्चों की शादी का प्लानिंग नहीं किया था और अगर आप रिटायर हो चुके हैं और अगर आपने पीएफ के पैसे से या ग्रेच्युटी के पैसे से दोस्तों को शादी करवाने वाले, तो उसको कम से कम खर्चे में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों की शादी तो धूमधाम से हो जाएगी। लोग जो आने वाले हैं, जो इनवाइटीज होंगे, वो आएंगे, खाना खाएंगे, अच्छा है बुरा है बोल के चले जाएंगे। बच्चे भी भूल जाएंगे कि आपने उनकी शादी कराई थी। लेकिन 10 साल बाद दोस्तों, जब आपको रिटायरमेंट फंड कम पड़ने लगेगा, तब आपको याद आएगा कि भाई मैं चाहता तो बच्चों की शादी कंट्रोल लिमिट में कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इमोशनल चीज में आके या ये कह के कि लोग क्या कहेंगे कि भाई कैसी शादी कर ली है, इस चीज को ध्यान में रख के मैंने इतना खर्चा कर दिया, लेकिन आज मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इमोशनल टॉपिक होते हुए भी आप इसके पीछे का फाइनेंशियल लॉजिक या प्रैक्टिकल लॉजिक को समझेंगे और यहां पर सिंपल लिविंग, उच्च विचार, इस चीज के थॉट को आप प्रमोट करेंगे। और दोस्तों ये चीज हमको बच्चों को भी समझानी जरूरी है कि भाई अगर मैं सर्विस में होता तो शायद मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी अलग होती, लेकिन अब मैं सर्विस में नहीं हूं तो मेरी ये कैपेसिटी है, तो हो सके तो मिनिमम खर्चे में अपनी शादी करें। और जहां तक ऐसा देखा गया है कि लड़कों की शादी के लिए माँ बाप तो लड़कों को कह भी सकते हैं कि भाई तुम भी अपनी शादी के लिए कंट्रीब्यूट करो, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपकी शादी कराना, ये तो लड़कों ने खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन जब लड़कियों की बारी आती है तो सिचुएशन थोड़ी सी हमारे समाज को मद्देनजर रखते बदल जाती है, वहां पर माँ बाप को खर्चा करना ही पड़ता है। दोस्तों कीजिए, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड सेट कीजिए जो और कोई भी फॉलो कर सके। हम अंबानी तो है नहीं कि भाई अपने बच्चों की शादी में 1200 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। तो दोस्तों हम अगर ऑर्डिनरी इंसान है तो ऑर्डिनरी इंसान के स्टैंडर्ड से हमको खर्चे करने चाहिए और दूसरों के लिए भी ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहिए कि भाई साधा रहो, ऊंचा सोचो और बच्चों को बढ़िया संस्कार दे, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट करे, उनको इंडिपेंडेंट करे। तो दोस्तों वहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा, ना कि उनके शादी पर खर्चा करते हुए। क्योंकि दोस्तों जो पैसा चला जाएगा, उस पैसे से जिनकी शादी हुई है वो भी कुछ समय बाद भूल जाएंगे, जिस पैसे का खाना लोगों ने खाया वो भी कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो पैसा आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। तो दोस्तों वो पैसा आपको याद रहेगा तो याद कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी सलाह है कि आप अगर रिटायर हो चुके हैं और बच्चों की शादी कर रहे हैं तो कम से कम खर्चे में करें, उनको भी समझाएं और खुद भी समझें। दोस्तों जो 9th गलती आपकी रिटायरमेंट के पैसे के साथ हो सकती है, उसमें शायद आप कम रिस्पॉन्सिबल रहे, कोई और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और दोस्तों उस गलती को मैं कहूंगा ऑनलाइन आईटी फ्रॉड्स। दोस्तों आपने फिशिंग विशिंग नाम के टर्म्स तो जरूर सुने होंगे और ऐसा जनरली ओल्ड एज लोगों के साथ में बहुत देखा गया है कि उनके फोन नंबर पर ओटीपी आता है, कोई उनको कॉल करता है और उनसे ओटीपी लेकर उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली कर देता है। ऐसी घटनाएं आज की दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों इस चीज से बचना हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए 4 से 5 टिप्स दोस्तों मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों पहला टिप तो मैं आपको यह दूंगा कि फोन के ऊपर कोई भी अनवांटेड एप्स आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में हमारी कॉग्निटिव पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, हम ये समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि भाई कौन सी चीज काम आएगी, कौन सी चीज सेफ है। और ये डिफरेंशिएशन जब हम नहीं कर पाते तो हमारे फोन्स में, स्मार्टफोन्स में गलती से कुछ ऐसी लिंक क्लिक कर देते हैं जिससे बहुत सारे एप्स डाउनलोड हो जाते हैं जो आपके फोन को रीड कर सकते हैं, आपके फोन पे आने वाले एसएमएस को रीड कर सकते हैं, उसमें छुपे हुए ओटीपी को रीड कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी अनवांटेड ऐप ना इंस्टॉल करें, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। और दोस्तों हो सके तो आपके बैंक से जो लिंक फोन नंबर है दोस्तों, उसको एक छोटे फोन में डाल दिए, जो नोकिया सैमसंग के छोटे छोटे फोन आते हैं ना बटन वाले, उसमें डाल के रखिए, जो स्मार्ट नहीं होते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनस्मार्ट फोन में अपना बैंक से रिलेटेड सिम कार्ड रखना सबसे अच्छी स्मार्ट मूव हो सकती है। क्योंकि अगर गलती से आपने अपने फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया जो आपका एसएमएस रीड कर सकता है, आपके स्मार्टफोन में से रीड कर सकता है, लेकिन अगर उस फोन में वो एसएमएस आने ही नहीं वाला तो सामने वाला किस तरह से रीड करेगा। तो दोस्तों एक अनस्मार्ट फोन में अपना सिम कार्ड रखना जो बैंक से लिंक्ड है, एक बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव हो सकती है। अगर हो सके तो इस ऑप्शंस को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको फोन करके कोई भी आदमी आपके फोन पे आया हुआ किसी भी तरह का ओटीपी पूछता है, वन टाइम पासवर्ड पूछता है, तो बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल आप फोन कट कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर बोल सकते हैं कभी कभी हमारे बच्चे को ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और उनको ओटीपी देना पड़ सकता है, तो वो किस तरह से दिया जाए। तो दोस्तों अगर बच्चे आपके
पास है, आपके आंखों के सामने और ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको ओटीपी दीजिए। अगर वो दूर है और आपको फोन करते हैं तो सिर्फ फोन मत कीजिए, आप उनको वीडियो कॉल कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी और ऐप के थ्रू, और दोस्तों पूरा कंफर्म कीजिए कि ये वही लड़का है या वही लड़की है जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैंने ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथराइज किया है, और उसी के बाद उसको वीडियो कॉल पर ही ओटीपी दे, वरना बिल्कुल भी ना दे। क्योंकि आजकल एक डीप फेक नाम की चीज चल रही है जहां पर आवाजें कॉपी की जा सकती है, जहां पर इनफैक्ट वीडियो भी कॉपी किया जा सकता है, लेकिन रैंडमली अगर आप दोस्तों वीडियो कॉल लगाएंगे तो ये कॉपी होने का चांस बहुत कम होता है। और दोस्तों अगर हो सके तो मैं आपको छोटा सा टिप देता हूं, यहां पर अपने बच्चों के साथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते वक्त फोन पे एक कोड सेट कर लीजिए। कोई भी एक ऐसे गाने का नाम सेट कर लीजिए, या कोई भी एक ऐसे फेवरेट मिठाई का नाम अपने सेट कर लीजिए, या कोई भी एक ऐसी चीज का नाम सेट कर लीजिए जो जिसका आंसर सिर्फ आपको और आपके बच्चों को ही पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट मिठाई क्या है, मेरी फेवरेट मिठाई रसमलाई है। तो जब भी कोई आपको फोन करता है और पूछता है कि भाई आपके फोन पे ओटीपी आया, पापा पापा मुझे ओटीपी दे दो, तो आप उसको पूछ सकते हैं, पहले आंसर दो कि भाई मेरी फेवरेट मिठाई क्या होगी। अगर वो सही आंसर देता तो उसको दो, वरना फोन कट कर दो सर, वो एक फिशिंग कॉल हो सकता है, ये आपको ट्रैप किया जा सकता है। सुनने में ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ बड़ी कॉमेडी लग रही होंगी आपको, बहुत नॉनसेंसिकल लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों जब पैसा चला जाता है ना तब किसी को भी कॉमेडी नहीं लगती। तब इतना बड़ा आघात आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी थी कि आपका जो पैसा है आप 3 से 4 बैंकों में अलग अलग जगह छोटे छोटे अमाउंट में रख सकते हो। तो उससे होगा ये कि भाई अगर आपका पैसा किसी एक बैंक में फ्रॉड के थ्रू चला भी जाता है तो आपका बाकी पैसा बचा रहेगा, तो और आप उसका सावध भी हो जाएंगे, तो आपका पैसा बचने की संभावना बहुत ज्यादा बच जाती है। दूसरी चीज दोस्तों आप ये कर सकते हो कि बाकी ऐसे अकाउंट जहां पर आपके एफडीज है, बड़े बड़े अमाउंट्स रखे हुए हैं, उसको ऑनलाइन सिस्टम से ना लिंक करें, और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो चीज आपको लगती है, जहां से आपकी पेंशन आ रही है, जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जहां पर आपको एन्युटी बेसिस पर कोई पैसा आ रहा है, रेगुलर मंथली इनकम आपकी जनरेट हो रही है, तो दोस्तों वो एक ऐसे अकाउंट में रखें जिसको आप ऑनलाइन तरीके से यूज कर सके। तो दोस्तों ऐसे फंड में अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है, क्योंकि उसमें पैसा कम रहेगा तो आपको नुकसान कम होगा। तो दोस्तों इस चिप के ऊपर भी दोस्तों आप वर्क कर सकते हो। एक और चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की समझ है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही अपने सारे खर्चे कर सकते हो। दोस्तों होता ये कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर में एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर चाहकर भी कोई आपके साथ खर्चा नहीं कर सकता, आप खुद भी उस लिमिट के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है खुद के खर्चों को लिमिट करने का, या अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उस फ्रॉड को लिमिट करने के लिए। और अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाता है तो आप तुरंत ही क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हो, और 2 दिन का समय दोस्तों आपके पास होता है जहां पर वो पैसा सेफ माना जाता। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज करना भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो खुद को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। हो सके तो जो आपका ऑनलाइन लिंक्ड अकाउंट है उसका सिम कार्ड छोटे फोन में अलग तरह से रखें। हो सके तो अपना पैसा अलग अलग बैंकों में रखें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का लगने वाला पैसा एक ऐसे बैंक में रखें जो शायद ऑनलाइन लिंक्ड होगा, वहां अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो आप सहन कर सकते हो। और अगर कोई भी आपको फोन पर ओटीपी मांगता है तो उसको ना दे, और अगर आपके बच्चे फोन करके ओटीपी मांगते हैं तो एक कोई ऐसा पासकोड बना ले कि जिस सवाल का आंसर देने के बाद ही आप श्योर हो सके कि ये आपका बच्चा ही है, तभी उसको दोस्तों पासकोड दें। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको आईटी फ्रॉड से दूर रखने में बहुत मदद करेंगी, खुद को बचाने के लिए बहुत मदद करेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 9 ऐसे तरीके देखे जिससे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का फंड नष्ट हो सकता था, उसका नुकसान हो सकता था। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, और इसमें छोटी मोटी टिप्स मैंने आपको दी है ये शायद आपके जिंदगी में काम आए और आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को सेफ रखने में आपके लिए मददगार साबित हो। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बता दिया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आई है तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहे हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।